हेलो दोस्तों, मैं अंकुल पटेल आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड्रोसियम यानी कि पुमंग के बारे में। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि पुष्प के मेनली रूप से दो पार्ट होते हैं, एक हेल्पर पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। आज हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ने वाले हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी दो भागों में बांटा गया था, एक एंड्रोसियम और दूसरा जो है गाइनोसियम। आज हम लोग एंड्रोसियम के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है एंड्रोसियम यानी कि पुमंग, ये सारी चीज को समझेंगे आज। तो सबसे पहली बात आती है कि एंड्रोसियम यानी कि पुमंग है क्या। तो याद रखिएगा, पुष्प में नर भाग को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, पुष्प में नर भाग को क्या कहा जाता है, तो पुमंग कहा जाता है यानी कि एंड्रोसियम कहा जाता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि आखिर ये पुमंग होता क्या है, पुष्प में किस भाग को पुमंग बोलेंगे। तो ये देखिएगा, इस प्रकार से आप लोग का फ्लावर का चित्र बनाया गया था और पिछले क्लास में हम बोले भी थे कि आप पहले चित्र बनाना अच्छे से सीखिए और नाम याद रखना सीखिए, किसका क्या नाम है। तो इस प्रकार से जो है आपका फ्लावर का फिगर बनाया गया था। हम दो फ्लावर का फिगर बनाए थे, कोई भी आप बना सकते हैं। और उसमें जो है इस प्रकार से जो है संरचना हम बनाए थे, और भी बहुत सारी संरचना था, उसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को सिर्फ समझना क्या है, तो पुमंग को समझना है। तो ये जो आपको जितना भी ये संरचना दिखाई पड़ रहा है, ये सारे के सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। यानी कि जितना भी इस प्रकार से संरचना बना हुआ रहेगा पुष्प में, सभी को एक साथ क्या बोला जाएगा, तो पुमंग यानी कि एंड्रोसियम बोलते हैं। अब बात आती है कि पुमंग के इकाई को क्या कहते हैं। तो पुमंग के इकाई को स्टेमेन कहते हैं यानी कि पुंकेसर कहते हैं। अब बात आती है कि पुंकेसर क्या होता है। तो देखिएगा, इस प्रकार के संरचना के मिलने से ही पुमंग बना है, यानी कि टोटल संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। तो इसका एक अकेला संरचना हम लोग अब बनाते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से जो है हम लोग ये जो है आपका बन रहा है पुंकेसर। ये जो है पुंकेसर हो गया। अब बात यहां पर ये आती है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट अब यहां पे बन गया बड़ा सा, और ये जो है आपका है तंतु। इसको हम लोग एंथर बोल रहे थे और इसको बोल रहे थे फिलामेंट। अब ये दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं पुंकेसर। यानी कि पुंकेसर के दो भाग होता है, एक होता है क्या, परागकोश, और दूसरा जो है तंतु यानी कि फिलामेंट। अब बताया जाता है कि ये जो फिलामेंट होता है, ये जो है परागकोश से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, तो कनेक्टिव के द्वारा। ये कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हम लोग ईओजी बोलते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, पूछेगा कि बताइए तंतु परागकोश से किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो कनेक्टिव के द्वारा यानी कि यूजी के द्वारा जुड़ा होता है। पूछेगा ये जो सिंगल संरचना है, इसी के मिलने से ये पुमंग बना, यानी कि पुमंग के इकाई को, यानी कि इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर यानी कि स्टेमेन, और स्टेमेन के दो भाग होती हैं, एक परागकोश और दूसरा तंतु। ये जो ऊपर में आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग परागकोश कहते हैं, और ये नीचे में ये पूरा धागेनुमा जैसा संरचना है, इसको तंतु यानी कि फिलामेंट, और ये फिलामेंट जो है परागकोश से यूजी के द्वारा यानी कि कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नीचे जो है अब लिखेंगे ऐसे कि परागकोश, या ऐसे लिखेंगे पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया कि पुमंग क्या है, तो पुष्प में नर भाग को पुमंग कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे पुंकेसर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु।
बस समझ गया, परागकोश और तंतु, और उसके बाद नीचे फिगर भी ये बना लेंगे और इसी प्रकार से लिख भी लेंगे। बस समझ गया, ये फिगर बनाने के बाद परागकोश, तंतु और दोनों को मिलाकर के पुंकेसर कार्य, तो ये चीजें लिखेंगे। और यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि यह जो है तंतु किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो कनेक्टिव के द्वारा। अब बात आती है कि फर्स्ट नंबर में हम लोग लिखे कि पुंकेसर के 2 भाग होता है और उसमें लिखे कि पहला जो है परागकोश। तो परागकोश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, परागकोश जो है इसमें परागकण का निर्माण होता है। ये जो परागकोश है इसके अंदर जो है परागकण का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा परागकण का, ये चीजें याद रखिएगा। और बताया जाता है कि ये जो तंतु है यह धागेनुमा संरचना होता है, यह धागेनुमा संरचना होता है, जिसका एक हिस्सा जो है पुष्प से जुड़ा होता है और दूसरा जो है वो जो है परागकोश से जुड़ा होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। यानी कि तंतु क्या है, तो तंतु एक धागेनुमा संरचना होता है जिसका एक भाग जो है पुष्प से जुड़ा होता है और दूसरा जो है परागकोश से जुड़ा होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। पूछेगा कि बताइए परागकण का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा परागकण का निर्माण जो है परागकोश में होता है। तो ये चीजें हम लोग जानेंगे, परागकोश और तंतु क्या होता है। अब जो है बात आती है कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र पूछता है। यानी कि इसको हम लोग जब ऊपर से ऐसे कट लगाएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, कैसा दिखता है उसको देखिएगा। बहुत ही सिंपल फिगर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है और न ज्यादा भारी है। ये जो है इस प्रकार से यही संरचना को वहां पे ऊपर से काट करके दिखाया जा रहा है। और यहां पे देखिएगा ये जो है, देखिएगा ये 2 पाली में बटा होता है। अगर बात करें हम लोग इस प्रकार से, फिर इसमें इस प्रकार से और बना लेंगे। इसी प्रकार से इधर भी, तो ये जो है, और इसके अंदर एक और गोलाकार संरचना इस प्रकार से बना दे। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो है आपका क्या हो गया, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये जो है परागकोश का आपका अनुप्रस्थ काट का चित्र हो गया। और बताया जाता है कि ये जो परागकोश होता है ये 2 पाली में बटा होता है, यानी कि 2 लोब में बटा होता है। यानी कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये एक अलग भाग है और ये एक अलग भाग है। यानी कि परागकोश 2 पाली में बटा होता है, यानी कि परागकोश द्विपालित होता है। यानी कि पूछेगा कि परागकोश में कितना पाली होता है, तो 2 पाली होता है। ये चीजें याद रखिएगा। अब इसके बाद बताया जाता है कि प्रत्येक पाली में 2 गो कोष्ठ उपस्थित होता है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कोष्ठ, जिसको हम लोग पोलन सेक भी बोलते हैं। यानी कि ये जो है आपका पोलन सेक है, या इसको थीका भी बोला जाता है। इसको लोब बोलेंगे और इसको पोलन सेक या इसको थीका बोलेंगे। तो ये चीजें याद रखिएगा। पूछेगा कि बताइए परागकोश कितने पाली में बटा होता है, यानी कि कितने लोब में बटा होता है, तो 2 लोब में बटा होता है। यहां से आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में 2 गो लोब है यहाँ पे। और प्रत्येक लोब में 2 गो कोष्ठ उपस्थित होता है, जिसको हम लोग पोलन सेक या क्या बोलती हैं, थीका बोलते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। और इसके बाद जो है इसी कोष्ठ को हम लोग लघु बीजाणुधानी भी कह देते हैं। ये जो कोष्ठ है इसी कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी भी बोला जाता है। तो आप लिख भी सकते हैं इस प्रकार से। फिगर बनाना है तो फिगर के नीचे लिख देना है कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र, और उसके बाद ये फिगर बनाने के बाद और जितना लेयर बनाया गया है उतना ही लेयर आपको भी बनाना है, सारा का सारा, क्योंकि सारा का नाम भी लिखने वाले हैं। उसके बाद नीचे लिखना है कि परागकोश 2 पाली में बटा होता है। कितने पाली में बटा होता है, 2 पाली में। और परागकोश के प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ उपस्थित होता है, यानी कि 2 पोलन सेक होता है, यानी कि 2 थीका होता है। अब बताया जाता है कि ये जो परागकोश होता है
ये चारों ओर से जो है 4 आवरण से घिरा होता है, यानी कि 4 परतों से घिरा होता है। जो सबसे बाहर वाला जो परत है इसको बोलती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको बोलती है एपिडर्मिस। इसके बाद वाला जो परत है इसको बोलती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और उसके बाद जो इसके बाद जो परत है इसको हम लोग बोलते हैं मध्य परत। और उसके बाद जो सबसे अंदर में जो परत है इसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम। अब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि ये जो लघु बीजाणुधानी होता है, ये कोष्ठ को हम लोग आगे चल करके ये कोष्ठ जो है लघु बीजाणुधानी में परिपक्व हो जाता है या बदल जाता है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी होता है यह 4 परतों से घिरा होता है। और वो कौन कौन सा परत है लघु बीजाणुधानी के? सबसे बाहरी परत फर्स्ट नंबर एपिडर्मिस, सेकंड नंबर एंडोथीसियम, थर्ड नंबर मध्य परत और 4 नंबर टेपिटम। तो ये चीजें याद रखिएगा। और बताया जाता है कि ये चारों परत के कुछ न कुछ वर्क होते हैं, यानी कि काम होते हैं जो हम बताएंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा कि ये जो आपका क्या है परागकोश है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र है। और ये परागकोश कितने पाली में बटा होता है? तो याद रखिएगा 2 पाली में बटा होता है। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ, जिसको हम लोग पोलन से या क्या बोलते हैं थीका बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि यही आगे चल करके लघु बीजाणुधानी में बदल जाता है। अब इसी लघु बीजाणुधानी, ये जो लघु बीजाणुधानी है अंदर में, यह जो है 4 परतों से घिरा होता है। ये लघु बीजाणुधानी 4 परतों से घिरा होता है। कौन कौन? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। तो ये चीजें याद रखिएगा। लग रहा है कि सर में चींटी घुस गया। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये चारों परत के बारे में जो है हम पूरी डिटेल में जो है और भी अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए कि पुमंग क्या होता है, पुमंग की इकाई को क्या कहती हैं, या पुंकेसर कैसा होता है उसका चित्र बनाइए आप। और उसके बाद जाकर के परागकोश क्या होता है, तंतु क्या होता है, और उसके बाद परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। और उसके बाद आपको बताया गया क्या कि परागकोश कितने पाली में बटा होता है, कितने कोष्ठ में बटा होता है। और इसी कोष्ठ को हम लोग क्या बोल देते हैं? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी कितने परतों से घिरा होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक है मालवेसी। मालवेसी कुल के पादप में, मालवेसी कुल के पादप में जो है एक ही जो है पाली पाया जाता है। कितना पाली होगा? तो एक ही पाली होगा, सिर्फ एक पाली होता है। और इस पाली में जो है के गो कोष्ठ होगा? तो एक कोष्ठ होगा बाबू। तो ये चीजें भी याद रखना है। और याद रखिएगा मालवेसी कुल के पादप के अंतर्गत आता है कौन? तो कपास आता है। और कौन आता है? तो भिंडी आता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। कपास और भिंडी का जो परागकोश होता है उसमें सिर्फ एक ही पाली यानी कि एक ही लोब पाया जाता है। और एक लोब में जो है सिर्फ एक कोष्ठ नहीं 2 कोष्ठ होगा, क्योंकि एक पाली में के अंदर जो है 2 कोष्ठ उपस्थित होता है। जैसे देखिएगा एगो पाली है, इधर वाला एगो पाली है, तो इसमें 2 कोष्ठ है। उसी प्रकार से इसमें जो पाली होगा कपास और भिंडी में एक के गो पाली होगा, 2 नहीं होगा, एक ही गो पाली होगा। और उस एक पाली के अंदर में कितना कोष्ठ उपस्थित होगा? तो 2 कोष्ठ उपस्थित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जल्दी मिलेंगे। और अगला जो है लंबा वीडियो बनाया जाएगा, ये छोटा वीडियो बना दिया गया क्योंकि अभी जो है हमको तुरंत निकलना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।